Hello everyone. Let's start this practice of questions MCQs for your UGC NET exam. And today's topic is very different. This is basic measures of central tendency. And this topic is from your unit 5. So from today we are starting unit 5 till unit 4 we have done all MCQs question. जिस भी तरीके के क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं एंड आई होप आपने वो सारे सेशंस मेरे साथ कवर किए हैं. हम MCQ सेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ. आप कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखिए. यूनिट 5 आज से स्टार्ट हो रहा है. अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपने कॉन्टिन्यूटी बनाइए बिकॉज वी आर डूइंग नाउ सेशन रिलेटेड टू योर यूनिट वाइज और MCQs क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया मिलता रहे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज एनी मेजर इंडिकेटिंग द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर. कुछ डेटाज हैं सपोज आपके पास नंबर्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए गए हैं. तो इस मैग्नीट्यूड को या इस मेजर को हम क्या कहेंगे? स्क्यूनेस, सिमेट्री, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन. सो दिस इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि आपने डेटा को इस तरीके से सेट किया है दैट इट इज इन अ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर और आप अब उसका सेंटर बता सकते हो. तो ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे. Then next, which one of the following statistical approach must be adopted to deal with the issues of making estimates, predictions and decisions? अगर हमें ये चीज़ें करनी है तो हमें कौन सी स्टैटिस्टिक्स की अप्रोच यूज करनी चाहिए? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, inferential, probability or none of the above? So if we have to make just predictions, estimates, then we should go for inferential statistics. Option B. Right? Then next, so before moving ahead students, वी आर डूइंग ऑनलाइन सेशंस एंड आई होप कि ये जो आपके सेशन चल रहे हैं इसके बाद आप UGC नेट क्वालिफाई करो. आई होप एवरी वन ऑफ यू क्वालिफाई दिस एंड उसके बाद आपका मेन रहेगा PhD करने का. राइट? यही चीज़ें हैं. तो PhD से ही रिलेटेड मुझे अभी रिसेंट एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है दैट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज योर डेली लाइफ, कि आपकी डेली लाइफ भी चलती रहे या जो भी आप जॉब कर रहे हो वो चले एंड साइड बाय साइड आपका PhD कोर्स इन द सेम वे वो भी चलता रहे, मीन्स कि आपको लेस बर्डनसम हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आ गया है कि आप इसको ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं. एंड आई रिसेंटली गॉट इट टू नो फ्रॉम द वर्ड कॉलेज विद्या. So College Vidya is the platform that is providing a great need, a great help to the students who want to go for online mode. अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी क्या होगी तो लेट AI डिसाइड इट फॉर यू. और आपको कोई भी UG कोर्स, PG कोर्स, डॉक्टरेट या कोई भी अलग कोर्स करना है तो उसके लिए कॉलेज विद्या बेस्ट प्लेटफॉर्म है. उस पर जाकर आप अपने कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कुछ दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और इसके बाद आपको बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाएगी. बट वेट, इतना ही नहीं, आपको इसके साथ 3 और इनक्रेडिबल ऑप्शंस मिल रही हैं. आप यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. सेकंड, आप कॉलेज विद्या के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर करियर काउंसलिंग. एंड थर्ड इज कि आप एल्यूमिनाई से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स जो होंगे वो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे फ्रॉम योर एडमिशन टू टिल योर प्लेसमेंट. इसी वेबसाइट पर आप एक ऐड टू कंपेयर फीचर को भी यूज कर सकते हैं. इस फीचर के थ्रू आप यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं, लाइक फीस कितनी होगी, EMIs ऑप्शंस, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज को कितनी रैंकिंग दी है, प्लेसमेंट्स के बेसिस पर. तो ये कंपेयर फीचर आपको और हेल्प करेगा. कॉलेज विद्या ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, लाइक आपको ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज की ही जानकारी दी जाएगी. आपको फ्री बूस्टर प्रोग्राम दिया जाएगा जो होगा मात्र ₹6,999 का. देन यू विल गेट ₹10,000 CV सब्सिडी ऑन एडमिशन और आप इनके जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल को भी एक्सेस कर सकते हो. अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो कॉलेज विद्या से आप सिर्फ एक कदम दूर हो. इनकी वेबसाइट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है. आप इस वेबसाइट पर जाइए और अपने लिए सही कोर्स चुनिए. So coming back to the topic,
Next question, which of the following statement is or are true? Reading all the statements, descriptive statistics summarizes the characteristics of data set? No. Inferential statistics, summarizes the characteristics of data set? Yes. It describes. This is correct. Inferential statistics allow you to test a hypothesis or assess whether your data is generalizable for the broad population? Yes. Correlation statistics जो होती है, it provide a description of sample or population for further analysis. Yes. So we will go with option D. All of the above statements are true. Okay. Then next is, which of the following statement is are true in context of categorization? जब आप कैटेगरीज करते हो, कैटेगराइजेशन करते हो, डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हो, तो उससे रिलेटेड द मेन मैथमेटिकल एवरेजेस जो होती हैं वो आपके पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन होता है. यस. जो एवरेजेस होती हैं वो आप कैलकुलेट करते हो थ्रू मीडियन और मोड एंड पार्टीशन वैल्यूज लाइक क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, इनसे. सो योर ऑप्शन शुड बी बोथ ए एंड बी आर ट्रू. ऑप्शन सी. Right? Then the total of all the observations, if we divide them by the number of observations, तो ये हमारे पास क्या आता है? एवरेज. और एवरेज को क्या बोलते हैं हम? अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन का मीन यही होता है कि सारी जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई उनको ऐड ऑन कीजिए और उनको डिवाइड बाय द नंबर, सो आपके पास एक एवरेज आ जाती है. Which of the following should be taken as the main feature of ideal average? जो एक आइडियल एवरेज होती है वो किस चीज़ के रिप्रेजेंट करती है? इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कंप्यूट, रिजिडली डिफाइंड. ट्रू है दोनों ही चीज़ें. बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स? नो, इट्स बेस्ड ऑन मैक्सिमम नंबर. सो 3 ऑप्शन इज रॉन्ग. Not to be unduly affected by extreme items? Yes. Capable of further algebraic treatment? Yes. Less sampling stability? No. It has more sampling stability. So 3 and 6 आपकी नहीं होनी चाहिए. Rest all are there. So we can see all the options in code D. We will go with code D. Next, which of the following is not a property of arithmetic mean? की ये property नहीं है. Its variance is no larger than the variance of the population. True है. It is always equal to population mean? No. Sample mean कभी भी population mean के equal नहीं होता है. So B जो है it's not a property. हम B को यहाँ पर टिक करेंगे. It's not a property. Then next question to you, it's a numerical question. Suppose कीजिए फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स हैं जिनमें 400 वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, 600 ब्लू कॉलर. इन वाइट कॉलर में 300 मेल हैं एंड ब्लू कॉलर में 200 मेल हैं. तो हाउ मेनी फीमेल वर्कर्स आर देयर इन द फैक्ट्री? सो ये तो बहुत ईजी है कैलकुलेट करना. योर आंसर वुड बी ऑप्शन सी 500. जल्दी से कैलकुलेट कीजिए आप इसको. देन नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज जो यूज की जाती है टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ कितना हो रहा है पॉपुलेशन में, वो हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू ज्योमेट्रिक मीन. ये आपको टिप्स पर पता होना चाहिए. ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ के लिए जी इनिशियल से याद रखिएगा, जी. ऑलराइट. Then next is, while constructing the cost of living index for a particular class, तो जो commodities होती हैं जो वो consume करते हैं, they have varying importance. हर population के लिए हर commodity का एक अलग importance है. So which of the following measures of central tendency should be counted as the best option? हम इसको best लेकर चल सकते हैं. We should go with weighted arithmetic mean. Weighted arithmetic mean. Then next is harmonic mean जो होता है, that is calculated by dividing the number of observations by the reciprocal of each number. Yes, that's true. तो इसका मतलब हम harmonic mean को क्या कह सकते हैं? It is reciprocal of arithmetic mean, क्योंकि उसके average से ही तो उसको reciprocate किया गया है. So option A is correct here. Arithmetic mean का reciprocal होता है harmonic mean. Next is an ogive. Ogive का I hope you have listened this word. Ogive is a kind of a बार डायग्राम जिसको हम कह सकते हैं ग्राफ डायग्राम. सॉरी. तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ऑगिव क्या होता है? इट्स अ ग्राफ ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. CF करते हैं ना कैलकुलेट हम, तो ये उस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है. सो ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर. बहुत ईजी है, आप एक बार रीड करोगे आपको ऑप्शन खुद ही पता होगी कि इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है. द इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो क्या होती है? इंटर क्वार्टाइल इनसाइड. सो इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडल 50% वैल्यूज. जो मिड की 50% वैल्यूज है उनको जो कैलकुलेट किया जाता है दैट इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज. ऑप्शन डी.
नेक्स्ट इज योर फॉर्मूला क्वेश्चन. अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप झट से इसका आंसर दोगे. द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस गिवन बाय स्टर्ज रूल is which one of the following? So this question is for you. Comment in the comment section box. जल्दी से comment कीजिए कौन सा यहाँ पर सर्ज रूल का फॉर्मूला होगा. और 4 options are given to you, A, B, C, D. जल्दी से दीजिए and then I'll respond to your comments. Next question is which of the following statements is or are correct? तो आपको ऑप्शंस दी गई हैं. अ स्टैटिस्टिक जो होती है इज अ पीस ऑफ डेटा फ्रॉम अ portion of a population, yes. Parameter is a data from a census, yes. Census survey everyone, yes. ये broad में होता है. So all of the above are true here. Option D. Then the moments about mean are called. mean की जो moments होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Central moments. Option B. Next question, in a unimodal and symmetric distribution, relationship between average क्या होती है? अगर symmetric distribution हुआ है या फिर unimodal है तो उसके लिए best representative statement क्या है? So we will look at all these. This is this. Mean is equals to median equals to mode. We will go with option C. अगर वो unimodal है, symmetrical है तो ये इसके लिए correct fit statement है. Next is the sum of squares of deviations is minimum when deviations are taken from mean. अगर mean से ली जाती है तो वहाँ minimum होता है. Then the first moment about means is always क्या होता है? is zero. First moment को हमेशा हम zero लेकर चलते हैं. The value of the delta 2 can be क्या होता है? less than 3, greater than 3 or equals to 3. All of the above. All of the above. Next question, the lower and the upper quartile of a distribution आपको दिया गया है. lower quartile आपको दिया गया है 80, upper 120, while जो median है वो 100 है. means lower quartile 80, then upper quartile is 120 and जो median है उनका वो 100 है. तो जो shape of distribution आएगी वो क्या आएगी? it would be symmetrical because उतना ही median होता है mid value, उतने ही रेंज इस साइड है उतनी ही रेंज इस साइड है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल डायग्राम. ओके, देन नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ मीन जिसको हम म्यू भी बोलते हैं. तो इस म्यू को क्या बोला जाता है? व्हाट इट इज पैरामीटर. पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का मीन, पैरामीटर. देन मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम द सेट ऑफ डेटा से अगर हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करी है तो वो हमेशा क्या होगी? लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन से कम ही होती है, हमेशा याद रखिएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज डिस्पर्जन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने सेंट्रल टेंडेंसी कर ली है, अब हम करेंगे डिस्पर्जन. सो पे अटेंशन, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन. का ये मेजर नहीं है, बाकी सब हैं. क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. सो फर्स्ट आपका ऑप्शन रहेगा क्वार्टाइल. वो मीन डेविएशन डिस्पर्जन में कैलकुलेट नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ डेटा कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सेट. से हम कैसे उसको डिफर कर सकते हैं? क्या उनकी सेंट्रल वैल्यू और डिस्पर्जन से उसे अलग कर सकते हैं? सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस से. सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस, चारों मेथड से हम उनको डिफर कर सकते हैं. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. कि सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बाय हैंड. बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग इट मैनुअली, उसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट बहुत डिफिकल्ट है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हैक्टिक है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स डिस्क्रिप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स डिस्क्रिप्शन इन अ moderately asymmetrical distribution? Empirical relationship between mean, mode and median suggest Karl Pearson's. That's true. Coefficient of variation is an absolute measure of dispersion. No. तो आपकी यहाँ पर यही false description है, ऑप्शन बी. हम रेस्ट रीड ही नहीं कर रहे, ऑप्शन बी, रेस्ट ऑल आर ट्रू. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस का, अगर हम स्क्वायर डेविएशंस जो आई हैं, अगर हम उनका
एवरेज निकाले फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएंस। ओके, उसको क्या बोलते हैं, देखो आपने ये जो होता है ये वेरिएंस के इक्वल होता है। द नेक्स्ट, द फॉलोइंग टर्म्स आर कॉल्ड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सेप्ट, मीन्स हम सबको रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, बस इसको नहीं बोलते। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को भी, रेंज को भी, वेरिएशन को भी, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को ये नहीं बोला जाता। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट, कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्या होता है कोवेरिएंस, द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर एवरेज। कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है कि एवरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन उन्हीं की एवरेज से निकाला गया, दैट इज कोवेरिएंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कोविड-19 वायरस ऑब्जर्व्ड, हमें ये किए गए, दिस इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगेन आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लाइड्स दी गई एंड द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस निकाला गया, तो वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी 10। देन नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस जो होती हैं, एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू बी यूज्ड इज, क्या हमें प्रॉपर मेथड यूज करना चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन आप हमेशा यूज कीजिए, राइट। देन नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है, कोफिशिएंट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते, स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर प्रॉपर एब्सोल्यूट मेजर, सो वी विल गो विद ऑप्शन सी हियर। इफ द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो जीरो है, देन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिकल। थर्ड मोमेंट जीरो आ गई तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द डिग्री ऑफ पीक और फ्लैटनेस ऑफ अ यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर उसमें जो ये पीक ये पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कर्टोसिस, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टडिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, all rest three are this, option A is not the method, so concurrent deviation method इसका option नहीं होगा, option A। then next, first two moments about the value 2 of a variable जो है वो हमें 1 और 16 दी गई हैं, और अगर हमें इनका वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस आपका कैलकुलेट होगा फॉर्मूला से, एंड दैट वुड बी योर ऑप्शन बी 15। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑप्शन सी, सिमेट्रिकल में हमेशा जीरो होती है मोमेंट। सो आई होप स्टूडेंट्स all these questions are worthful for you. Rest questions we will do in next session. For that you have to stay alert, keep watching, share it more. If you liked it, give a like, and yes, don't forget to subscribe the channel. Thank you.